अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के मतलब है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम कोई भी सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में से हम उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हम उनकी क्वांटिटी को भी चेक करते हैं कि इसकी क्वांटिटी इसमें कितनी है। ठीक है, तो इस टेक्निक को इन्वॉल्व करवाने के लिए, इसको समझने के लिए आप लोगों को इन पॉइंट्स जो हैं इससे क्लियर करूंगा। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लेता हूँ। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई जाएगी कि ये असल में किस चीज़ की टाइप है। असल में ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है ये उसकी टाइप है, क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में असल में होता क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम दो दो फेजेस होते हैं मोस्टली क्रोमेटोग्राफी की जो हम स्टडी कर रहे होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज और सेकंड होता है मोबाइल फेज। ये दो फेजेस को हम मोस्टली इसमें स्टडी करते हैं। इसमें अभी स्टेशनरी फेज की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि इसमें स्टेशनरी फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। अब इसमें जो लिक्विड होगा वो किस तरीके से अटैच होगा? वो असल में एक इस तरीके का लिक्विड होता है जो कि एक इनर्ट सॉलिड के ऊपर डिसॉल्व होता है। और इसमें इनर्ट सॉलिड कौन सा होगा? इसमें एक पेपर होगा जिसके ऊपर एक लिक्विड क्या होगा? अब्सॉर्ब होगा। ठीक है, उसके ऊपर लेयर बना देगा, थिन लेयर बना देगा। और थिन लेयर किस चीज की होगी? वो असल में लिक्विड की थिन लेयर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, जो कि उसके इंटरेक्शंस के साथ ट्रैवल करेगा। वो लिक्विड, यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो लिक्विड को हम स्टडी करने वाले हैं कि वो लिक्विड होगा जो कि यहाँ पे ट्रैवल करेगा, इसके साथ लिक्विड के साथ इंटरेक्शन करके वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज़ अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम बात आ जाती है इसकी वेज के ऊपर कि क्रोमेटोग्राफी की वेज कितने हैं। अगर इनकी वेज की बात की जाए तो वो तीन किस्म के वेज आप लोगों को मिलेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम तीन वे से कर सकते हैं। कौन कौन से वे हैं? इसके अगर वेज की बात करें तो सबसे पहला वे आ जाता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी एंड सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ये चार प्रोसेस है, ascending, descending and ascending, ascending के बाद आ जाता है descending, radical, जिसे हम सर्कुलर भी कह सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं, मतलब ये इसके वेज हैं जिसके जरिए हम करते हैं। असेंडिंग में असल में क्या होता है? असेंडिंग में ये होता है कि सॉल्वेंट जो है सल्यूट को लेके नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, इसे कहते हैं असेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग में ये होता है कि आपके पास एक सॉल्वेंट जो है एक मिक्सचर को लेके ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी जार रख दिया हो पानी का और यहाँ पे ये पेपर अटका दिया है। ठीक है, इस पेपर का कनेक्शन इसके साथ कर देना है। अभी यहाँ से कैपिलरी रिएक्शन की वजह से पेपर के नीचे यहाँ पे पानी जो है वो जाता जाएगा, जिसको हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। रेडिकल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? इसमें एक पेपर टाइप होता है जो कि गोल होता है, गोलनुमा होता है, और इसके बिल्कुल मिडल में, जैसे कि ये ऐसे, ये मिडल में नीचे से एक लीफ बना दी जाती है, मतलब एक कनेक्शन कर दिया जाता है जिसमें हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल होता है और वो आउटवर्ड की तरफ इस तरीके से। यहाँ पे सैंपल रखा होता है, सैंपल कलरफुल जो है वो बैंड्स बनाया जाता है सर्कुलर स्टेट के अंदर। इसमें ये होता है रेडिकल, जिसे हम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। अभी हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें लिक्विड सॉल्वेंट को सॉल्यूट, जिसे हम मिक्सचर कह सकते हैं, उसको लेके यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है। इसकी बात के बाद हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि इसका प्रोसीजर का वे क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। इसमें ये होता है कि हम असेंडिंग को ही स्टडी करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में। हम अभी असेंडिंग के मतलब की बात करूंगा, उसके प्रिंसिपल की ही बात करूंगा, जिसमें एक सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मिक्सचर को हमने क्या कर लेना है? पोर्ड कर लेना है, डाल देना है।
क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने उसको ऐड कर दिया। पहला प्रोसीजर ये है, उसके अंदर ऐड कर दिए। देन क्या कर देना है, पेपर सस्पेंड कर देना है। पेपर को सस्पेंड कर देने हैं, और पेपर को सस्पेंड करने के बाद क्या होगा, देन सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा विद द सैंपल कंपोनेंट टू अपवर्ड। ये इसका सारा का सारा प्रोसीजर है। क्या मैंने बताया, सबसे पहले हमने एक मिक्सचर, एक सॉल्वेंट जो है वो हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। डालने के बाद हमने एक पेपर को सस्पेंड कर देना है। यहाँ इस पेपर में क्या होगा, एक सैंपल जो है, ये सॉल्वेंट जो है इस सैंपल के कंपोनेंट्स को लेके ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। ये सारा का सारा इसका प्रिंसिपल है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में काम क्या होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में मैं सारे के सारे इसके सेटअप को सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि इसका सेटअप आप लोगों ने किस तरीके से करना है। नेक्स्ट फिर हम उसकी बात करेंगे कि ये जो है उसके क्रोमेटोग्राफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रोसीजर के अंदर इसके सेटअप की बात करते हैं। तो सेटअप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें एक सॉल्वेंट मिक्सचर को लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्वेंट मिक्सचर क्या होना चाहिए, प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है सॉल्वेंट मिक्सचर हमने लेना है। जैसे हम सॉल्वेंट मिक्सचर हमने लेना है। सॉल्वेंट मिक्सचर को लेने के बाद, अभी सॉल्वेंट मिक्सचर कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट मिक्सचर एक ऐसा होना चाहिए जो कि मिक्सचर के अंदर मौजूद कंपोनेंट से इंटरेक्शन करता हो। अगर इंटरेक्शन करेगा, स्लाइटली इंटरेक्शन हो, ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। ज़्यादा इंटरेक्शन हुई तो उसके साथ अब्जॉर्ब होके वो सॉल्वेंट तक ट्रैवल कर जाएगा। कम इंटरेक्शन, थोड़ी इंटरेक्शन हो, ताकि ज़्यादा सॉल्वेंट के साथ ट्रैवल ना कर पाए, जितना थोड़ा सा हो सके उतना ट्रैवल कर जाए, बाकी ना हो। इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि सॉल्वेंट का मिक्सचर तैयार करते वक्त हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जो सैंपल के अंदर मौजूद कंपोनेंट से कम इंटरेक्शन रखता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉल्वेंट मिक्सचर लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हमने क्या कर देना है, सॉल्वेंट मिक्सचर को पोर कर देना है, डाल देना है ना टैंक के अंदर हमने डाल देना है, ठीक है। टैंक के अंदर डालने के बाद नेक्स्ट जो काम होता है, नेक्स्ट हमने काम करना है वर्ड्समैन फिल्टर पेपर नंबर 1 लेना। फिल्टर पेपर नंबर 1, क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, सॉरी, ठीक है। इसमें हमने पेपर लेना है और पेपर की कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर तक हमने लेना है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर का पेपर वर्ड्समैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 हमने लेना है, वो 25 सेंटीमीटर का होगा। और उस पेपर के ऊपर हमने काम क्या करना है, उस पेपर के ऊपर हमने एक थिन लाइन बनानी है। उस पेपर के वन एंड के ऊपर हमने क्या करना है, एक थिन लाइन लेनी है बाय पेंसिल के जरिए हमने थिन लाइन लेनी है। अभी बात ये की जा रही है कि थिन क्या एंड पे लेनी है, एंड से नहीं, एंड से कितना होना चाहिए, एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, मतलब आखिर से 2.5 सेंटीमीटर पे हमने क्या करनी है, लाइन लेनी है। जैसे कि ये पेपर है, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लाइन लेनी है, ये समथिंग लाइक ये जो लाइन ली हुई यहाँ पे ABC के ऊपर सैंपल लगाना, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये लाइन हमने थिन लाइन दी है पेंसिल के जरिए वन एंड के ऊपर, जो कि 2.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो प्रोसीजर है, सैंपल को लगाना होता है, हमने पेपर के ऊपर सैंपल्स को लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पेपर्स के ऊपर सैंपल लगाएंगे। सैंपल किस तरीके से लगाना है, हमने सैंपल मिक्सचर स्पॉट ऑनलाइन, लाइन के ऊपर हमने एक स्पॉट बना देना, एक स्पॉट लगा देना है सैंपल मिक्सचर का। मतलब हमने कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके ज़रिए हमने जो सैंपल होगा उसमें से लेके हमने एक स्पॉट यहाँ पे लगा देना है, पेपर के यहाँ पे हमने स्पॉट लगा दिया, ठीक है।
अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये बी और सी क्या चीज़ है। बी और सी एक ऐसी कंपाउंड्स हैं जो कि हमें पता है, और ये कंपाउंड्स का हमें पता है, और हमें ये भी चांसेस है कि यही कंपाउंड्स इस मिक्सचर में भी मिलने वाले हैं। इसलिए हमने इसके अलोंग ये दो कंपोनेंट का स्पोर्ट भी लगा दिया पेपर के ऊपर। तो सैंपल मिक्सचर के ऊपर स्पोर्ट लगाना है, सैंपल मिक्सचर स्पोर्ट होना, लाइन लाइन के ऊपर स्पोर्ट करना है। एज मोर स्पोर्ट टेक ऑफ नॉन कंपाउंड्स, मतलब जिन कंपाउंड्स का पता हो उनके स्पोर्ट्स भी अलोंग उसके लेने हैं, उसी स्पोर्ट के साथ उसके अलोंग हमने वो लेने हैं। ठीक है, इसमें ये बात की जा रही है। अभी हम नेक्स्ट अगर इसकी प्रोसीजर की बात करें तो आपके पास हमने उसके ऊपर स्पोर्ट्स भी लगा लिया, वो फिर क्या होगा लास्ट पे, देन ड्राई ने हमने फिर क्या करना है, ड्राई कर देना है। ड्राई करने के बाद पेपर ड्राई हो गया, इसमें मिक्सचर डाल गया, ठीक है, सॉल्वेंट का जो हम चाहते थे इसके अंदर वो डाल दिया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर में हमारा, इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह आ जाए। हमने दो काम कर लिए, सैंपल लगा के इसके ऊपर, ये सैंपल लगा लिया, ये कोई चीज़ नहीं है, सैंपल लगा लिया हमने, पेपर मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर वो डाल दिया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सस्पेंडेड पेपर को सस्पेंड कर देना है इन टैंक के अंदर, एंड इम्प्रीजनेटेड एंड ऑफ पेपर का जो इम्प्रीजनेटेड है, मतलब जिसके ऊपर हमने सैंपल लगाया हुआ है, उस वो वाला एंड हमने डिप कर देना है। कितना डिप कर देना है, अबाउट 5 to 6 मिलीमीटर, 5 to 6 मिलीमीटर इन सॉल्वेंट। इसमें ये हमने काम करना है कि सॉल्वेंट जो है, ये जो सॉल्वेंट डाला हुआ है, ये पेपर का जो वन एंड है वो 5 से 6 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा डीप होना चाहिए। ठीक है, जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात की जा रही है, 5 से 6 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, सेंटी की नहीं कर रहा। अच्छा, ये काम करने के बाद हमने उसके ऊपर गैस कवर लगा देना, ये गैस कवर लगा के सस्पेंड कर दिया क्लिप के जरिए, ऊपर हमने क्या लगा दिया, देन कवर द ग्लास रॉड, ग्लास कवर लगा दें, कवर द ग्लास के जरिए हमने उसे क्या करते हैं, कवर कर दिया। ये मेरा हो गया सेटअप कंप्लीट। सेटअप कंप्लीट होते ही क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ट्रैवल करता करता अभी काम इसका होगा कि इसने क्या करना है, ये ट्रैवल करता जाएगा। ये उस वक्त हमने यहाँ से इस सेटअप को सारे को अलग करना है, इस पेपर को निकालना है। कब, जब इस पेपर के ऊपर ये जो सॉल्वेंट है वो पेपर के तीसरे हिस्से तक पहुंच जाए। 4 हिस्से टोटल करें, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसका सॉल्वेंट ट्रैवल कर जाए, मतलब एक हिस्सा बच जाए उसका, जिसे हम 75% कहते हैं, इतना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ से पेपर को निकाल लेना है। ठीक है, अभी हम प्रोसीजर के पेपर निकालने की बात कर रहे हैं कि पेपर का सॉल्वेंट कितना ट्रैवल कर जाए, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो पेपर जो है उसके ऊपर ट्रैवल कर जाए। 3/4 अगर सॉल्वेंट ट्रैवल कर जाए, सॉल्वेंट क्या कर जाए, ट्रैवल कर जाए, देन क्या करना है, विड्रॉ, निकाल लेना है, पेपर को निकाल लेना है, एंड ड्राई इट, एंड spot the and identify the solvent traveler. इसमें हमने काम ये करना है कि सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जब ये 3/4 एक पेपर का ट्रैवल कर जाए, 3/4 पार्ट्स ऑफ पेपर
पार्ट्स ऑफ पेपर के ऊपर सॉल्वेंट क्या कर जाए, ट्रैवल कर जाए, तो हमने क्या करना है, पेपर को निकाल लेना है और इसे ड्राई करना है। ड्राई करने से पहले हमने एक आइडेंटिफाइड कर देना है सॉल्वेंट ट्रैवल के, सॉल्वेंट कितना ट्रैवल हुआ, ट्रैवलेड, सॉल्वेंट कितना ट्रैवल्ड हुआ, उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया, जैसे कि यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि सॉल्वेंट इतना ट्रैवल किया था, ठीक है, वहाँ पे वो निशान बन जाता है, हम पेंसिल के जरिए वहाँ पे निशान लगा लेंगे सॉल्वेंट इतना ट्रैवल हो चुका है। अभी हमने उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसमें ये प्रोसीजर था सारा का सारा जो मैंने आपको बता दिया। अभी उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्रोमेटोग्राम बनने वाला है। क्रोमेटोग्राम क्या चीज़ है, क्रोमेटोग्राम एक पेपर के ऊपर एक सॉल्वेंट, एक सैंपल मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके डिफरेंट बैंड्स बनते हैं। बैंड्स कौन से होते हैं, कलर्स बैंड्स हो सकते हैं, कलर बैंड्स के अलावा स्पोर्ट्स बैंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रोमेटोग्राफ ना बने तो वो नीचे वाला प्रोसीजर आ जाएगा। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ क्या होते हैं, एक सैंपल मिक्सचर में ये कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज अ कलर्स बैंड, इट्स अ कलर बैंड of different components which present in a mixture। मतलब एक मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके डिफरेंट कलर बैंड बन जाती हैं। उन कलर बैंड के नाम को हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का, कि वो क्रोमेटोग्राम है। अभी इससे क्या होता है, कलर बैंड्स बनने से क्या होता है, कलर बैंड जब बन जाते हैं तो असल में कलर से हम क्या चीज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। उन कलर से हमें उनके कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वो कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अगर वो कलर हुआ तो हमें इन अननोन कंपाउंड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम ये वाले कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके पास वो कलर्स नहीं होता, जैसे स्पोर्ट्स देते हैं, कलरलेस स्पोर्ट्स है, तो उससे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इन नॉन कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन से हम उसके ऊपर सैंपल लगा के पता लगाते हैं कि वो कौन सा कंपोनेंट है। जैसे कि यहाँ पे भी हम बात करते हैं डेवलपिंग अ क्रोमेटोग्राम, अगर वो कलरलेस हुआ तो आइडेंटिफाई कंपोनेंट नहीं होंगे, कलर बैंड नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर डेवलपिंग अ क्रोमेटोग्राम तैयार करना पड़ेगा। अभी क्रोमेटोग्राम तैयार करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं। एक होता है कि जो कलर बैंड है वो किसके ज़रिए बनाए जाए, केमिकल वे के ज़रिए, केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करके, ठीक है। और दूसरा जो प्रोसीजर है वो फिजिकल मीन कहलाया जाता है, वो क्या है, फिजिकल मीन है। अभी हम इसके डेवलपिंग कलर बैंड जो है उसके टू प्रोसीजर्स को स्टडी करेंगे। सबसे अगर डेवलपिंग क्रोमेटोग्राम की सबसे पहली बात करें तो हम केमिकल वे के ज़रिए हम करते हैं। केमिकल वे में हम जो है एक क्रोमेटोग्राफ के ऊपर हम एक क्रोमेटोग्राफ जो पेपर होता है जिस पे कलर्स नहीं आए होते उसके ऊपर हम केमिकल एजेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, केमिकल एजेंट जो है वो सेपरेट करते हैं उनकी। अभी ये केमिकल एजेंट कौन से होते हैं, केमिकल एजेंट असल में यहाँ पे जो होते हैं, ये मैं यहाँ पे 3 चले आपको बताया तो ये 3 काफ़ी हैं, ठीक है। अभी इन 3 में से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो 3 है उसमें सबसे पहला जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो निन हाइड्रेट की कर दीजिए। निन हाइड्रेट की अगर नहीं करनी तो देन आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं रुबेनिक एसिड, PTC। मतलब इन चीज़ों को, इन केमिकल एजेंट्स को स्प्रे किया जाता है एक पेपर के ऊपर ताकि उसके ऊपर कलर बैंड्स जो हैं वो शो अप हो जाए, जिससे हमें पता चल सके कि ये कौन सा कंपोनेंट मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरा जो प्रोसीजर है वो है प्रोसीजर इसका
फिजिकल वे, ये तो था केमिकल वे जिसके हम केमिकल एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दूसरा फिजिकल वे है। फिजिकल वे में हम क्या करते हैं, या तो हीट करते हैं, हीट द पेपर को हीट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करते हैं। पेपर के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फॉल करते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स को हम देखते हैं कि ये किसके कंपाउंड के साथ मैच हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बुक के ऊपर तो ये चीज़ें दिखाई गई होंगी, लेकिन असल में इनका जो मेन फैक्टर्स है वो नहीं बताया जाता। क्या चीज़, जैसे कि ये कोई भी यहाँ पे जो असल में ए है वो एक मिक्सचर है, सैंपल था, ठीक है। इसने अपने आप को दो स्पोर्ट्स बनाए हैं। दो स्पोर्ट्स कौन से बनाए, एक यहाँ पे स्पोर्ट बनाया और एक यहाँ पे स्पोर्ट बनाया। हमने उसके अलोंग मैंने बताया कि हमने दो नॉन कंपाउंड्स के लिए थे, एक बी और एक सी। मैंने कहा कि इसके अंदर ये चांसेस हैं कि ये मिल सकते हैं, तो ऐसा ही हुआ। तो हमने बी को देखा कि वो यहाँ पे स्पोर्ट बना रहा था, सी को देखा यहाँ पे स्पोर्ट बना रहा था। मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि एक मिक्सचर ए के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। एक क्या है, बी है जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स बना रहे हैं, जबकि दूसरा क्या है, सी है जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स बना रहे हैं। क्योंकि सी का स्पोर्ट यहाँ पे बना था, यहाँ पे भी बना हुआ है, और बी का स्पोर्ट यहाँ पे बना चाहिए था, यहाँ पे भी बना हुआ है। इट मीन ये दोनों के दोनों ये चीजें बता रही हैं एक मिक्सचर के अंदर कि इसके अंदर बी और सी नॉन कंपाउंड्स हमें पता चल सकते हैं। इस तरीके से इसका यही फायदा है कि अलोंग द नॉन कंपाउंड लेने का फायदा ये है कि हमें इस मिक्सचर के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ आइडिया हो गया होगा बी और सी लेने का क्या फायदा होगा। इसके बाद बात आ जाती है कि इनकी मूवमेंट की। अगर इनकी मूवमेंट की बात की जाए तो इनका रेट क्या होता है। मतलब बी ने कम मूवमेंट क्यों किया, डिस्टेंस कम क्यों ट्रैवल किया, जबकि सी ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, सॉल्वेंट के साथ ज़्यादातर रहा है। असल में ये काम इसके इंट्रैक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जो है उसकी इंट्रैक्शंस डिफरेंट होती है। यहाँ पे भी इनकी इंट्रैक्शंस डिफरेंट है। बी की जो इंट्रैक्शंस थी सॉल्वेंट के साथ वो कम होती, जिसकी वजह से वो कम ट्रैवल कर पाया, सॉल्वेंट के साथ इतना स्टेबल नहीं रह पाया, जल्दी कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। जबकि जो सी वाला था इसके अंदर मिक्सचर, वो इसके साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करता था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इसके ट्रैवल किया, जो कि यहाँ तक पहुँच, जिसके अंदर हम जिसको हम रेट के ज़रिए वाजे करते हैं। रेट किस तरीके से वाजे करते हैं इसका, इस सल्यूट के मिक्सड कंपोनेंट्स का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिटार्डेशन फैक्टर के ऊपर। और रिटार्डेशन फैक्टर क्या चीज़ होती है, मैंने बता चुका हूँ कि ये एक रेशियो है। रेशियो क्या चीज़ है, ये एक रेशियो है एक सॉल्वेंट के ट्रैवल करने की और एक कंपोनेंट की ट्रैवल करने की रेशियो है असल में, जिसे हम रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। और रिटार्डेशन फैक्टर असल में रेट को वाजे करता है, उसकी स्पीड को वाजे कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रिटार्डेशन फैक्टर की। रिटार्डेशन फैक्टर जो है वो असल में यहाँ पे क्या चीज़ है, रिटार्डेशन फैक्टर एक रेट का नाम है, रेट ऑफ अ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट के रेट को वाज़े करता है। और कंपोनेंट के रेट को वाज़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी ट्रैवलनेस देखनी पड़ती है कि उसकी ट्रैवल कैसी है, उसकी ट्रैवलनेस कैसी है आपके पास। ट्रैवलनेस की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो हम बात करते हैं कि चले हम बात यहाँ पे बी की कर लेते हैं कि बी के कंपोनेंट की ट्रैवलनेस क्या है। तो हम यहाँ पे रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ बी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी का कंपोनेंट कितना मूव किया। ये बी का कंपोनेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक्स बाय क्या होगा, सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्वेंट क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट क्या है, जो कि हम वाई लेते हैं, ठीक है। ये एक्स क्या चीज़ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बी कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट आपके पास है। असल में ये चीज़ें हैं, ये कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट का डिस्टेंस है, और जबकि ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया। और देखिए अगर हम रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ सी की बात करें कि वो कितना ट्रैवल किया है, वो असल में ज़्यादा इंट्रैक्शन रखता था सॉल्वेंट के साथ, वो ज़्यादा ट्रैवल कर गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो असल में क्या चीज़ है, जी है।
हम ये जो वैल्यूज हैं ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, स्पोर्ट से लेके। अगर सॉल्वेंट का देख रहे हैं ट्रेवलेंस तो सॉल्वेंट के अपर लाइन तक, अगर हम कंपोनेंट बी की देख रहे हैं तो वो कंपोनेंट बी के अपर लाइन तक, अगर हम सी को देख रहे हैं तो सी के कंपोनेंट के अपर लाइन तक जो डिस्टेंस है उसकी बेस लाइन से इनके डिस्टेंस होते हैं जो कि हम ले रहे होते हैं, ए बी का, सी का और सॉल्वेंट का आपके पास है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये जी क्या चीज़ है, ये एक सी कंपोनेंट का डिस्टेंस है। सी कंपोनेंट का क्या है, सी कंपोनेंट का डिस्टेंस है। और जबकि ये क्या चीज़ है, ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस है। अभी इन डिस्टेंस के रेशियोज की वजह से हमें पता चल जाता है कि असल में उनका रेट क्या है। अगर वो ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं आरएफ वैल्यू, इट मींस उनका रेट क्या है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा उसके साथ जो है स्पीड से हो गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए हैं। अभी हम बाद में बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस में क्या चीज़ है, यूजेस में अगर हम बात करें तो इसके हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम यही है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के अंदर उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के अंदर किनको अलग करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम सबसे पहला ये काम करते हैं, या तो सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं, या सेपरेट के बाद प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं, या आइसोलेशन कर रहे होते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस के अंदर ही पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसके और यूजेस की बात करें तो ये हम एक मिक्सचर के अंदर क्वालिटी, एक सैंपल के अंदर क्वालिटी, एक सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स, एक सैंपल में मौजूद कंपोनेंट्स की, मतलब एक सैंपल के हम दो तरीकों से जो है वो स्टडी कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी उसका करते हैं, क्वालिटेटिव, और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो ये दो तरह के हम एनालिसिस यहाँ पे एक सैंपल के करते हैं, वो भी किसके जरिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए दो प्रोसीजर को किया जाता है, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, क्वालिटी भी उसकी चेक करते हैं कि उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से हैं, और बाद में उसकी क्वांटिटी को भी चेक करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें हम मोस्टली जो है वो फ्रांसिक लैब्स के अंदर इसे इस्तेमाल करते हैं। फ्रांसिक लैब के अंदर, फ्रांसिक लैब के अंदर फ्रांसिक साइंस जो है वो मोस्टली इसको स्टडी करती है। फ्रांसिक लैब के अंदर ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके ये यूजेस थे जो मैंने आप लोगों को रीड आउट करवा दिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि असल में ये कौन सी चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इसका वर्किंग करते हैं और कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, कैसा ये प्रोसीजर होना चाहिए। ओके, खुदा हाफिज़। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। वेल